हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टली डिलीजेंट पे। आज हम कवर करेंगे जून मंथ के करंट अफेयर्स बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से, शॉर्ट एंड सिंपल वे में, वही जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आता है आपको। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगे लास्ट तक तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए लिंक से। ये जून मंथ का करंट अफेयर्स है। जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स बहुत जल्दी ही आपको कुछ ही दिन में इसी तरह इसी चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पीडीएफ का ये पहला पेज ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पर्पस क्लियर हो जाए वीडियो का भी और पीडीएफ का भी, और इसको इस पीडीएफ को यूज़ कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं तुरंत। सबसे पहले है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि जो हमारे सरकारी विभाग होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो अपना कामकाज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट करते रहते हैं टाइम टाइम पे। ये अभी तक कैसे हुआ करता था, 2016 से पहले ये ऑफलाइन मोड में हुआ करता था। इसके कुछ नुकसान थे। टाइम बहुत लगता था पहली बात प्रोक्योरमेंट में, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ करती थी, करप्शन हुआ करता था, एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी सरकारी विभाग की। तो बेसिकली इन्हीं सब कारणों की वजह से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया 2016 में। ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हैं। ये इस वक्त न्यूज़ में क्यों है, इसलिए है क्योंकि अभी तक तो केवल सरकारी विभाग यहाँ से प्रोक्योर कर सकते थे, पर अब कोऑपरेटिव्स यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी अलाउ कर दिया गया है यहाँ से सामान बाय करने के लिए। और इसको लॉन्च 2016 में किया गया था, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा एक इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि जापान में है। इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये न्यूज़ में मैं बता देता हूँ किस लिए। एक एरीज करके एक और इंस्टीट्यूट है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में NIES जापान और एरीज जो नैनीताल उत्तराखंड में है इंडिया में, इन दोनों के बीच कुछ MOUs साइन हुए थे। तो ये MOUs आपके करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये इंस्टीट्यूट चूँकि न्यूज़ में है तो इनका लोकेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एरीज इंस्टीट्यूट की एक और न्यूज़ अभी आगे आएगी तो उसके बारे में वहाँ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5G स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? 4G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम। ये एक्चुअली रेंज होती हैं फ्रीक्वेंसी की। ये हर्ट्ज़ यहाँ आपको दिख रहा होगा, मेगा हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ जो है ये फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट होती है। तो ये स्पेक्ट्रम कुछ रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो अलग अलग कंपनीज़ खरीदती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 100.2 FM सुनते हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन होगा, रेडियो कंपनी होगी, जिसने ये फ्रीक्वेंसी के पैसे दिए होंगे, सरकार से ख़रीदा होगा, और अब वो अपना कंटेंट इस पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज़ हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये कुछ फ्रीक्वेंसी खरीदती हैं कि हम इन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके अपनी मोबाइल सर्विसेज देंगे और वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। इतने ईयर्स के लिए इसकी वैलिडिटी पीरियड है। वो आपको याद रखना है कि ये 20 ईयर्स की है। उसके बाद ये सारी कंपनीज, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इन सबको रिन्यू कराना पड़ेगा अपना लाइसेंस। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है? ये भारतीय सरकार ने सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया था। ये है किस लिए? ये है इसलिए कि इसमें ट्रेनिंग कराई जाएगी अपने ब्यूरोक्रेट्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ की, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके सरकारी काम की। और इस पर्टिकुलर मिशन कर्मयोगी के अंडर ही एक डाक कर्मयोगी करके एक स्कीम अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। वो बस आपको इतना याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है। वो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वर्कर्स के लिए। बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं पॉलीवर्सिटी। पॉलीवर्सिटी क्या है? अब पॉलीवर्सिटी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, पूरी तरीके से वर्चुअली क्रिएट किया गया, जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ लैंड ट्रांजैक्शंस होंगे, वहाँ पे आप किसी से बात कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह का एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है, जो आप अपने वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट से एक्सपीरियंस करेंगे। और इसी तरह का एक इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स क्रिएट किया है पॉलीवर्सिटी नाम का सरकार ने, और वो लॉन्च हुआ है। इसी तरह एक भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च हुआ है। ये दोनों नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। नेक्स्ट आते हैं
लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पे। ये लाइट हाउस वो वाला लाइट हाउस मत समझिएगा जो हम बीच पे देखते हैं, समुद्र में देखते हैं शिप और नाव को, बोट्स को नेविगेट करने के लिए या उनको रास्ता दिखाने के लिए। ये वो लाइट हाउस नहीं है, ये लिटरली हल्के हाउस की बात हो रही है यहाँ पे। जो नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनको यूज़ करके, नए मेथड्स को यूज़ करके इस तरीके के अब घर बनाए जाएँ जो कि सस्टेनेबल हों, इको फ्रेंडली भी हों और डिज़ास्टर रेजिलिएंट भी हों। तो इस चीज़ का एक प्रोजेक्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स देश भर में लॉन्च किए गए हैं। ये आपको इसकी मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। और ये 6 जो आपके लोकेशंस हैं वो ये हैं: अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई। इसका आप ट्रिक है जो आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है राइल आर्क। बस ये शब्द याद रखिए, आपको ये याद हो जाएगा। इसमें आर से आप राजकोट है, आई से इंदौर है, एल से लखनऊ है, आर से रांची, ए से अगरतला सॉरी, आर से रांची और सी से चेन्नई। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी ये 6 जगह। लाइफ मूवमेंट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है रिसेंटली, जो कि उन्होंने COP26 में कमिट किया था, ग्लासगो की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। क्या फुल फॉर्म है इसका? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट लाइफ। ये रिलेटेड किससे? ये रिलेटेड है सर्कुलर इकोनॉमी से। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी ऐसे समझिए कि कुछ एक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का मॉडल है जहाँ पे रीयूज़ रीसाइकिल पे फोकस किया जाता है। जैसे अभी जो हमारी प्रेवलेंट इकोनॉमी है वो यूज़ एंड डिस्पोज पे है कि हमने यूज़ किया, फेंक दिया, प्लास्टिक हो गया, कोई भी और चीज़ हो गई। पर आगे चल के कोशिश ये है इस मूवमेंट के थ्रू कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, जहाँ पे वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। जैसे प्लास्टिक का फिर दोबारा से कुछ यूज़ किया जाए और हम वापस वापस उसको यूज़ करें, ना कि फेंक दें। जो लोग इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे उनको प्रो प्लानट पीपल बोला जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। अगला है सोलर सोलर पावर प्लांट। पहली बात, कई कई सारी न्यूज़ बैक टू बैक हैं। जैसे एक महीने पहले, पिछले मई की बात है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, NTPC ने लॉन्च किया था। वो केरला में लॉन्च किया था, कायमकुलम में, 92 मेगावाट का। पर अब वो सेकंड लार्जेस्ट हो चुका है, इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एक और लॉन्च हो चुका है इस महीने, जून के महीने में, रामगुंडम तेलंगाना में। वो भी NTPC का ही है, ये 100 मेगावाट का है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि अब लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया का वो रामगुंडम तेलंगाना है, ना कि कायमकुलम केरला है। वो सेकंड नंबर पे हो चुका है। इसी तरह एक और लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग नहीं, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो कि लैंड पे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो ऑब्वियसली इंडिया का भी लार्जेस्ट है, इंडिया में ही है। तो वो आपका नाम याद रखना है, भाडला सोलर पार्क। ये कहाँ है? राजस्थान में। 2255 मेगावाट की कैपेसिटी है। एक और न्यूज़ थी कि इंडियन रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट लॉन्च हुआ है। वो कहाँ लॉन्च हुआ है? बीना, मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। एक आजकल कई एग्जाम्स में पूछ लेता है कि सोलर कैपेसिटी कौन सी कंट्री की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, कौन से नंबर पे कौन है। तो ये सीक्वेंस आपको एटलीस्ट याद रखना है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में चाइना की सबसे ज़्यादा सोलर कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है 305.9 गीगावाट। अगर आप ये फिगर नहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस ज़रूर याद होना चाहिए कि चाइना, फिर US, फिर जापान और फिर चौथे नंबर पे इंडिया। इंडिया से 5 गुना है चाइना की सोलर कैपेसिटी इस टाइम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। न्यूज़ में है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इसका हेडक्वार्टर लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अहमदाबाद, गुजरात में। ये है क्या? अभी तक इसको ऐसे समझिए कि इसरो जो अभी तक था वो सोल एजेंसी थी जो कि सारी सभी इस तरह की स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया में काम कर रही थी। पर अब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ को भी प्रमोट कर रही है। कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस टाइम, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, स्पेस सेक्टर की बात हो रही है। उसमें अभी ऑब्वियसली जब वो स्टार्टअप्स हैं तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो ऑब्वियसली इसरो की फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहेंगी। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए कि इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कैसे एक लिंक बिठाया जाए, वो लिंक बिठाने के लिए ये एजेंसी है इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, अहमदाबाद, गुजरात में लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। मैप माई इंडिया एक कंपनी है, उसने इसरो के साथ कोऑर्डिनेट किया है, कोलैबोरेट किया है 3D मैपिंग के लिए।
इसरो के चेयरमैन इस वक्त कौन, अब याद रखिएगा, इसरो के चेयरमैन के सिवन नहीं हैं इस टाइम, अब एस सोमनाथ हो चुके हैं। इसरो को एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में, इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम क्या है? भारत गौरव स्कीम एक टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवेज़ की तरफ से एक स्कीम है। इसमें क्या है कि जैसे अभी तक जो कई सारी ट्रेन थी जो आईआरसीटीसी रन करती थी इंडियन रेलवे के अलावा, वैसे ही अब अलाउ कर दिया है सरकार ने, इंडियन रेलवे ने, कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जैसे हम आप भी कर सकते हैं, बाकायदा पूरी ट्रेन हम लोग लीज़ पे ले सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हम पे करेंगे इंडियन रेलवे को, और एक पर्टिकुलर कोई किसी थीम पे कल्चरल एक सर्किट क्रिएट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रूट क्रिएट करना पड़ेगा, और हम उस पर ट्रेन रन कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए हम, और फिर हम उसके हिसाब से अपनी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ डिसाइड कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। ये स्कीम है बेसिकली, अब मोटा मोटा गौरव, भारत गौरव स्कीम। ओके, तो अभी अब पहली ट्रेन इस भारत गौरव स्कीम के अंडर फ्लैग ऑफ कर दी गई है। वो कहाँ से फ्लैग ऑफ करी गई है, कहाँ तक, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कोयम्बटूर नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन आपका तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक चली है ये पहली ट्रेन भारत गौरव स्कीम के अंडर। ये पूरा जो रूट है वो साउदर्न रेलवे जोन के अंडर आता है, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेक्स्ट आते हैं, एक एक और न्यूज़ है इसी तरह की, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है। एक भारत गौरव टूरिज़्म ट्रेन इंडिया नेपाल के बीच में चली है, वो पहली इंडिया नेपाल की भारत गौरव टूरिज़्म ट्रेन इसी तरह इसी स्कीम के अंडर चली है। इसका नाम है राम यात्रा, रूट का नाम राम यात्रा है, 18 दिन की यात्रा है। 21 जून को इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। कहाँ से किया गया है? दिल्ली से जनकपुर नेपाल। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि दिल्ली से जनकपुर नेपाल में चली है ये पर्टिकुलर ट्रेन इंडिया नेपाल की भारत गौरव टूरिज़्म ट्रेन। अगला आते हैं प्रोजेक्ट निपुण पे। अच्छा, दो निपुण नाम के दो प्रोजेक्ट हैं, इसीलिए इन दोनों को ही मैंने बैक टू बैक मेंशन कर दिया है। प्रोजेक्ट निपुण न्यूज़ में है। प्रोजेक्ट निपुण क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, ये ज़रूर याद रखना है कि किस किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या स्कीम का क्या पर्पज़ है, किससे रिलेटेड है, उसका बेनिफिशियरी ग्रुप क्या है। ये एग्जाम्स में बहुत पूछता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, आपको नॉर्मल वन लाइनर में ही पूछ सकता है, इसलिए ज़रूर याद रखिए। तो ये प्रोजेक्ट निपुण है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है ये पर्टिकुलर स्कीम, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और आप ये बेसिकली मतलब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो आप यही मार्क कर सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है। नेक्स्ट है हमारा निपुण भारत। ये पहले की स्कीम है पर यहाँ मेंशन इसलिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। निपुण भारत जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसका पर्पज़ क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मैंने आपको बताया है। इसका पर्पज़ यही है कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ग्रेड 3 तक जो बच्चे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि 2026-27 तक सभी बच्चे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में निपुण हों, इसलिए ये निपुण भारत बनाई गई है। तो लॉन्च 5 जुलाई 2021 को किया गया था। इनके लिए है 3 से 9 साल के बच्चों के लिए है, तो आपको इतना याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्यात पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया है सरकार की तरफ से, जिससे कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा डेटा है, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड का डेटा है, वो सब कुछ एक जगह कंपाइल होकर बहुत ईजिली दिख सके। और ये कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ 23 जून को। 23 जून को इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया के, भारत के जो पहले इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी 23 जून को होती है। उसी को कोमेमोरेट करने के लिए निर्यात पोर्टल लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट आते हैं भारत ड्रोन महोत्सव। भारत ड्रोन महोत्सव रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पे E200 नाम का एक फ़्लाइंग टैक्सी, इंडिया का पहला फ़्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप डिस्प्ले किया गया, जो कि चेन्नई बेस्ड ई प्लेन कंपनी ने किया है। इतना आपको नाम याद रखना है। और भारत ड्रोन महोत्सव 2022 न्यू दिल्ली में हुआ है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब इसके आगे बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा।
दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इफ़को ने लगाया है कलोल गुजरात में। ये लोकेशन आपको ज़रूर याद रखनी है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में एनटीपीसी लगाया। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। भाइको फेस्टिवल जो कि राभा ट्राइब्स मनाती हैं, भाइको फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है कि असम स्टेट से रिलेटेड है भाइको फेस्टिवल, और ट्राइब का भी नाम याद रखना है। एक शिरुई लिली फेस्टिवल वो मनाया गया मणिपुर में। उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल 2022 ये शिमला में ऑर्गेनाइज हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में। पीयूष गोयल ने रिसेंटली मैंगो फेस्टिवल एक इनॉग्रेट किया है बेल्जियम में। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि मैंगो फेस्टिवल 2-3 जगह एक्चुअली मनाया गया है। तो पीयूष गोयल ने बेल्जियम में इनॉग्रेट किया था। एक और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक, जिन्होंने मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है बहरीन में। बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इंडिया के जो इस टाइम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हैं, वो पहले नंबर पे इराक है। इराक पहले भी था। दूसरे नंबर पे रशिया आ चुका है सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ के। तो इसका सीक्वेंस है इराक पहले नंबर पे, फिर रशिया है, फिर सऊदी अरेबिया है। ये आपको याद रखना है। कौन सी कंट्री है जिससे इंडिया के 30 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक टाइज़ के? वो है इज़राइल। एसआरएस डेटा रिलीज़ हो चुका है। कौन रिलीज़ करता है? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका डेटा कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। 1969 से इसको रिलीज़ किया जा रहा है। और ये टाइम पीरियड आपको ज़रूर 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 याद रखना है, वो है 2015 से 2019 के बीच का ये डेटा है। इसके मेन पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो इस वक्त हो चुकी है, इस 2015 से 2019 के डेटा के हिसाब से, वो है 69.7 ईयर्स, जो कि ग्लोबल एवरेज से अभी भी कम है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज है 72.6 ईयर्स। जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की है 75.9 ईयर्स, और लोएस्ट है छत्तीसगढ़ की 65.3। मेल्स में भी हाईएस्ट दिल्ली की है। मेल्स में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 74.3 है दिल्ली की, और फीमेल्स में हाईएस्ट है केरला में 78 ईयर्स। उत्तर प्रदेश का डेटा जान लेते हैं कि 1970-75 में जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लोएस्ट थी उत्तर प्रदेश में, जो कि थी 43 ईयर्स। अब वो 65.6 हो चुकी है। केरला एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे रूरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो ज़्यादा है अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। बाकी जगहों पे अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ केरला में रूरल ज़्यादा है अर्बन से। ये आपको ज़रूर याद रखना है, दोनों ही केस में, वेमेन और मेन दोनों केस में। नेक्स्ट आते हैं पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल इंडिया का। ये है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है, बेंगलुरु कर्नाटक में। पहला एयरपोर्ट इंडिया का जो कि हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पे रन करेगा वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी हमारा दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट है जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में अभी लॉन्च हुई है लेटेस्ट, वो इसकी डेट आपको याद रखनी है। ये डेट पूछ ले रहा है कई जगह इन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की। तो वो डेट है 29 जुलाई 2020, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026 तक। मतलब 2020 जो सारा प्लान है वो 2026 तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और इसी के अंडर अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि पीएम श्री स्कूल्स खोले जाएंगे। अब इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जान लेते हैं हिस्ट्री में क्या रहा है। कि पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? वो 1968 में आई थी। किसके रिकमेंडेशन पे? कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1986 में आई थी। इसमें स्पेशल एम्फेसिस किया गया था जो डिस्पैरिटीज़ रिमूव करने के लिए इंडियन वेमेन ST SC कम्युनिटीज़ की, उस पर प्राइम फोकस था सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि 1986 में आई थी। इसी के अंडर एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी प्राइमरी स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया था। 1992 का क्या है? 1992 में कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, बस इसी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी दूसरी वाली, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। और अब लेटेस्ट 2020 में आई है, जो कि 29 जुलाई 2020 को लॉन्च करी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है।
इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे मेजर जनरल KN दुबे। ये आपको याद रखना है कि इसके 17 प्रोजेक्ट चलते हैं BRO के, इंडिया में और ओवरसीज़ भी। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स याद रखिए। ये न्यूज़ में इसलिए है इस वक्त क्योंकि नेची फू टनल अभी उसका काम स्टार्ट हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में, प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर, इसलिए ये न्यूज़ में है। बाकी आपको ये स्टैटिक पोर्शन भी आना चाहिए, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन 17 प्रोजेक्ट्स में से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वो जान लीजिए। लेह में प्रोजेक्ट हिमांक विजयक, ये 2 लेह में चल रहे हैं। जो कई सारी मोटरेबल रोड्स बनाई जा रही हैं इस टाइम लेह में, लद्दाख में, वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंडर BRO बना रहा है। अरुणाचल में प्रोजेक्ट वर्तक चल रहा है, एक प्रोजेक्ट ब्रह्मांक भी चल रहा है। जो प्रोजेक्ट वर्तक है ये सेला टनल, नेचीफू टनल, ये सब इन्हीं के अंडर बन रही है। श्रीनगर में प्रोजेक्ट बीकन है, ये सबसे पुराना BRO का प्रोजेक्ट है वर्तक के साथ। वर्तक भी और बीकन दोनों ही सबसे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं BRO के। श्रीनगर में कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट बीकन। भूटान में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट दंतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में ये अचीव कर ली है अपनी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के अंडर। ब्लेंडिंग की ज़रूरत क्यों है? एक तो इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, वहाँ खर्चा बचाने के लिए प्लस एनवायरनमेंट के लिए और सेफ हो, इसलिए ब्लेंडिंग करी जा रही है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली है। एम है हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि 2025-26 तक हमें अचीव करना है। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथेनॉल का, US, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन और चाइना के बाद। ये भी आपको याद रखना है। ओके। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में डेवलप किया गया है। उसका नाम क्या है? एनकोवैक्स। ये रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में आ भी चुका है, आपको आगे भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगरा पहली ऐसी सिटी बनी है देश की जहां वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम यूज़ किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला स्काईवॉक लॉन्च हुआ है वाराणसी में। इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ इस्टेब्लिश होगा? हैदराबाद में। इंडिया का पहला ऑन्कोलॉजी लैबोरेटरी कहाँ लॉन्च हुई है? केरला में। ये सब वन लाइनर फैक्ट्स हैं, बिल्कुल आप याद रखिए, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। श्री संत तुकाराम महाराज टेम्पल, जो कि वरकारी सेक्ट को बिलोंग करते थे ये संत तुकाराम, इनका टेम्पल इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने पुणे में, महाराष्ट्र में। क्रांति गाथा के नाम से एक गैलरी लॉन्च करी गई है इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ की, इसको इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने मुंबई में। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना दिया है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस बिट्यूमिनस लेन, यानी बिट्यूमिनस की रोड बनाने का 75 किलोमीटर की। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, अमरावती से अकोला बनाई गई है महाराष्ट्र में, और केवल 105 घंटे और 33 मिनट में बना दी गई है, इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। आपको ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन याद रखनी है, और कितने किलोमीटर्स है? 75 किलोमीटर्स की। पहली रोड बनाई गई है इंडिया की स्टील स्लैग से, सूरत में, गुजरात में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह की फ्लैगशिप स्कीम्स के ईयर ज़रूर आपको याद रखने हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसका डेथ कवर 2 लाख, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और इसका डेथ कवर 2 लाख रुपए है। इस कोई भी जो 18 से 50 साल के बीच की उम्र का है वो इसमें रजिस्टर कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी है जो इसको जिसने इसको लॉन्च किया है, जो इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। और इसका न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इसका प्रीमियम रिवाइज कर दिया गया है 330 रुपये से 436 रुपये सालाना के लिए। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, वो भी 2015 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। एक्सीडेंटल डेथ का कवर है 2 लाख रुपए, और इंश्योरेंस कवरेज है अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें 18 से 70 साल की उम्र के लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और इसका प्रीमियम जो है उसको रिवाइज कर दिया गया 12 से 20 रुपये। प्रीमियम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखें तो अच्छा होगा। इसकी एज लिमिट ज़रूर याद रखनी है, और कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, और कौन सी मिनिस्ट्री है। अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम आप सबको पता होगा, जो भी रिक्रूट होगा इसमें वो अग्निवीर कहलाएगा। इसका टेन्योर 4 साल के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा, या सिलेक्ट किए जाएंगे अग्निवीर।
इसमें काफ़ी ओपोजिशन हुआ, आपको पता ही होगा। उसके बाद 10% रिजर्वेशन की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में और असम राइफल्स में। इसकी एज लिमिट, अपर एज लिमिट याद रखिएगा, 2022 के रिक्रूटमेंट के लिए इसकी अपर एज लिमिट 21 साल से 23 साल कर दी गई। पहले इसका जो पूरी एज ब्रैकेट था वो 17.5 ईयर से 21 साल तक था, वो अब 17.5 साल से 23 साल तक कर दिया गया है। टेस्ट स्कीम के बारे में देख लेते हैं। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़। ये शेड्यूल्ड कास्ट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिटोरियस हैं उनको हेल्प करी जाएगी इंडिया के बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन पाने के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। ये ध्यान दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर नहीं है ये श्रेष्ठ स्कीम। मालवीय मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, इसकी मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है और इसका पर्पज़ क्या है। मालवीय मिशन रिलेटेड है टीचर एजुकेशन और फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, उससे रिलेटेड है। हर घर दस्तक 2.0 अभियान लॉन्च हुआ है, 1.0 भी लॉन्च हुआ था। ये कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, डोर टू डोर कैंपेन करी जाएगी इसमें। ऑपरेशन विमेंस सेफ्टी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने लॉन्च करी है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए विमेन और गर्ल्स को लॉन्च किया गया है। एक नई ग्रुपिंग बनी है रिसेंटली, I2U2, बहुत फेमस है, बहुत न्यूज़ में भी रही है। कि इनमें 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US को वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जा रहा है। इसका पर्पज़ है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन। UAE का कैपिटल याद कर लीजिए, वो है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन क्या है, ये एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसको जो बिडेन, जो US के प्रेसिडेंट हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलके लॉन्च किया है, और इंडिया ने भी इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। टर्की ने रिसेंटली अपना नाम चेंज कर लिया है कल्चरल रीजंस बता के, जिसको UN ने अप्रूव भी कर दिया है, और उसको तुर्कीये कर लिया है। इनका कैपिटल है अंकारा और करेंसी है लिरा। न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर यूनाइटेड स्टेट्स का, इसने एक लॉ पास किया है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर क्या है, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये ज़रूरी है जानना। कि राइट टू रिपेयर है कि जैसे कई कंपनीज़ हैं वो अपने ब्लूप्रिंट्स हैं, अपने कई सारे पार्ट्स हैं, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं रखती है, बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोनोपोली हो जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए इसका पर्पज़ यही है कि जिससे लोग अपने घर में या फिर खुद से भी जहाँ तक पॉसिबल हो चीज़ें रिपेयर कर सकें, और इससे इससे इन्फ्लेशन प्राइसेस भी रिड्यूस होंगी। यूनाइटेड नेशंस के 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए हैं, उनका नाम याद रखना है आपको। किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा और कौन सा नहीं है जिसको इस बार इलेक्ट किया गया है। तो ये नाम पांचों आपको याद रखने हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। ये टर्म ट्रिक याद कर सकते हैं आप, अगर आपको पांचों याद रखने हैं। मा मोजा इकुसुई, माँ से माल्टा, मो से मोज़ाम्बिक, जा से जापान, इक्वाडोर और स्विट्ज़रलैंड। ये रिप्लेस करेंगे इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे को, जो कि 2020 से 22 के लिए इलेक्ट हुए थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पार्ट ऑफ, आप सुनते रहते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 1989 में इसका गठन हुआ था G7 कंट्रीज़ के द्वारा। बेसिकली इसका पर्पज़ था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना। नॉर्थ कोरिया और ईरान ही 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट में हैं। अच्छा, 2 अफ्रीकन नेशंस गैबन और टोगो, ये फ्रेंच कॉलोनीज़ हुआ करते थे, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, जो कि 1949 में फॉर्म हुआ था 8 ब्रिटिश कॉलोनीज़ के साथ इनिशियली। अभी इसके 56 मेंबर्स हैं। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस जो हैं वो ब्रिटिश जो कॉलोनीज़ हुआ करती थी उनका ग्रुप एक बनाया गया था, इस पर्पज़ से बनाया गया था। पर इसको अब फ्रेंच कॉलोनीज़ और पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ ने भी ज्वाइन कर रखा है। मोज़ाम्बिक और रवांडा ऐसी 2 पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ थी जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा है ये कॉमनवेल्थ ग्रुप, और अब गैबन और टोगो ने भी ज्वाइन कर लिया, ये फ्रेंच कॉलोनीज़ थी। कियावर्स करके एक मेटावर्स है, ये इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स है, Kia.ai कंपनी के द्वारा। कुछ टर्म्स हैं जैसे मेटावर्स, NFT, नॉन फंजिबल टोकन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, इनके बारे में आप ज़रूर देखिएगा। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए एज एन अवेयर सिटीज़न।
और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है फ्रांस में। इस तरह उसकी यूरोप में एंट्री हो गई है यूपीआई की। और फ्रांस में कौन सी कंपनी, फ्रेंच कंपनी ने वो पैक्ट किया है एनआईपीएल के साथ, वो है लिरा नेटवर्क। एनआईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो कि यूपीआई को एनपीसीआई ही देखती है इंडिया में, और इसी का इंटरनेशनल आर्म है एनआईपीएल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आप जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको टाटा प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करेगा। नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूज़ियम, वो धरोहर पणजी गोवा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसराइल ने पहला अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? ये है यूएई। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में ज़रूर आप जान लीजिएगा। ये इसराइल ने 4 मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। उनके नाम है यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, जिससे कि इनके बीच के रिलेशंस ठीक हो सकें, जो कि हिस्टोरिकली अच्छे नहीं रहे हैं। इंडिया और पोलैंड ने साइन किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जिसमें जिसमें ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ में। एक एमओयू साइन हुआ है चंडीगढ़ और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, और इसकी लोकेशन है चंडीगढ़। मेन इसकी लोकेशन ही आपको याद रखनी है। G20 का समिट 2023 का कहाँ होगा? इंडिया में। ये बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसकी कई सारी मीटिंग्स होंगी, और इनमें से कुछ मीटिंग्स कश्मीर में और लेह लद्दाख में भी सरकार ने अनाउंस किया है कि होंगी। तो इसका आपको ज़रूर याद रखना है G20 के बारे में। G20 की कंट्रीज़ भी आप ज़रूर याद रखिएगा, चूँकि ये न्यूज़ में है। तो करंटली इसकी चेयर है इंडोनेशिया के पास। 14वां ब्रिक्स समिट अभी हुआ है रिसेंटली चाइना में, वर्चुअली कराया गया है, जो कि वहाँ पे कोविड-19 की स्थिति ठीक नहीं है। ये थीम आपको याद रखनी है, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा। G7 समिट, जो 48th G7 समिट हुआ है रिसेंटली 2022 में जर्मनी में, इसका थीम था प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ जस्ट वर्ल्ड। अभी 2023 में जो 49th समिट होगा G7 का समिट, वो जापान में होगा। 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई है रिसेंटली किगाली, रवांडा में। इसकी थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। कुछ रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, जो कि बायनिली यानी कि 2 साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है, किसके द्वारा? अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसमें इसकी रैंकिंग में पहला स्थान मिला है डेनमार्क को, सेकंड रैंक मिली है यूके को, और इंडिया को इन्होंने सरप्राइजिंगली लास्ट रैंक दी है। नेक्स्ट है 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22। इसको रिलीज़ करने वाला संस्थान है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट्स में रैंकिंग में पहले नंबर पे है तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, और 18वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। स्मॉलेस्ट स्टेट्स में पहले नंबर पे है गोवा, फिर मणिपुर, फिर सिक्किम, फिर आखिरी में 8th नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। यूटीज़ में यानी यूनियन टेरिटरीज़ में पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, और आखिरी है लक्षद्वीप। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 देख लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है यूनाइटेड किंगडम की, सेकंड नंबर पे, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स है थर्ड नंबर पे। इंडिया में पहले नंबर पे है IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु, कर्नाटक। इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 2022 में इसकी रैंकिंग थी 186, ये अब इम्प्रूव होकर 155 हो चुकी है। इंडिया में सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे की ओवरऑल रैंकिंग 177 थी, अब 2023 में लेटेस्ट रैंकिंग 172 हो चुकी है, और IIT दिल्ली की 185 थी, ये 174 हो चुकी है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 देख लेते हैं। इसको अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज़ करता है। FDI इनफ्लो इसमें सबसे ज़्यादा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर चाइना में, फिर हांगकॉन्ग में, सिंगापुर, कनाडा, ब्राज़ील, और 7th नंबर पे इंडिया रहा है। इंडिया की रैंक ज़रूर आपको याद रखनी है। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि 2020 में 64 बिलियन था, ये घट के 19 बिलियन घट के 45 बिलियन हो चुका है 2021 में, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है।
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करता है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें इंडिया की रैंक 43rd से अब 37th हो चुकी है 2022 में। 2021 में इसकी रैंक 43 थी। फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, सेकंड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन 2021 में इंडिया का 15.4 गीगावाट था और इंडिया थर्ड नंबर पे था। टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी 2021 तक इंडिया की 45.3 गीगावाट थी। और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ की रैंकिंग है वो है, पहले नंबर पे चाइना है, फिर US है, फिर जापान है, फिर इंडिया है, फिर जर्मनी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी चाइना की सबसे ज़्यादा है, फिर US है, फिर जर्मनी है और फिर इंडिया की है 40.1 गीगावाट। ये डेटा आपको ज़रूर याद रखने सारे के सारे। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC COP26 रिसेंटली हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे। और अगला COP27 कहाँ होगा ये याद रखना है आपको, इजिप्ट में होगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इसको EIU नाम की संस्था रिलीज़ करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें वियना ऑस्ट्रिया ये पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी है। फिर कोपेनहेगन डेनमार्क सेकंड नंबर पे है। न्यू दिल्ली का नंबर 112 है सॉरी, और मुंबई का 117th रैंक है। डमास्कस सीरिया लास्ट नंबर में है। इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट ये नीति आयोग ने रिलीज़ करी है। नीति आयोग का ये CEO रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं, ये थर्ड CEO हैं। पहले CEO थे नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर और सेकंड थे अमिताभ कांत। करेंटली वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। और पहले वे वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया। चेयरपर्सन याद रखिएगा हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। अच्छा, गिग इकोनॉमी और सेक्टर ये क्या है? गिग वर्कर्स जो वो हैं जो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी फ्रीलांस और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं किसी भी कंपनी के। जैसे आप आजकल देखते होंगे स्विगी हो गया, ऊबर हो गया, ओला हो गया, ये सब के जो वर्कर्स हैं जो आपको डिलीवरी करते हैं, यही इन्हीं को ही गिग वर्कर्स बोला जाता है। और इनके लिए सरकार काम कर रही है क्योंकि इनको जनरली कंपनी अपना एम्प्लॉय नहीं मानती है, इसकी वजह से वो बाकी बेनिफिट्स इनको मिल नहीं पाते। नेक्स्ट आते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2022 में। इसमें पहले नंबर पे एलॉन मस्क हैं, सेकंड नंबर पे जेफ बेसो, थर्ड नंबर पे बर्नार्ड आर्नोल्ट फ्रांस के। मुकेश अंबानी को यहाँ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और गौतम अडानी 9th नंबर पे हैं। इसी तरह एक और रिपोर्ट आती है फोर्ब्स द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट 2022। दोनों ही आपको याद रखनी है, दोनों में से जिसका भी पूछेगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। इसमें भी पहले नंबर पे एलॉन मस्क हैं, सेकंड नंबर पे इसमें बर्नार्ड आर्नोल्ट हैं और थर्ड नंबर पे जेफ बेसो हैं यहाँ पे। मुकेश अंबानी यहाँ पे 6th नंबर पे हैं और गौतम अडानी यहाँ पे भी 9th नंबर पे हैं। अब कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स देख लेते हैं, कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि कौन सी स्टेट की स्कीम है, तो ये याद रखिए कौन कौन सी न्यूज़ में है। मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है, ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है। एन्नुम एजुथुम स्कीम ये तमिलनाडु की स्कीम है, ये फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए है 2025 तक। माँ तुझे प्रणाम ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। बालिका पंचायत इनिशिएटिव रिसेंटली गुजरात ने लॉन्च किया है, पहला स्टेट है गुजरात ऐसा जिसने बालिका पंचायत लॉन्च किया है। हिम प्रहरी स्कीम ये उत्तराखंड की स्कीम है, ये माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए है। माइग्रेशन जो स्टेट से हो रहा है दूसरे स्टेट्स में, उसको रोकने के लिए है उत्तराखंड सरकार की स्कीम। सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट ये केरला का प्रोजेक्ट है, इसमें व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है एक। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल अभी आयोजित हुआ है रिसेंटली, यहाँ पे ऑल दैट ब्रीड्स डॉक्यूमेंट्री को शौनक सेन की जो की है उसको अवार्ड मिला है लॉयल डेयोर या गोल्डन आई अवार्ड। पाम डेयोर ये बहुत पूछा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। ये मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को जो कि रूबेन ऑस्लैंड ने डायरेक्ट की है। शॉर्ट फिल्म पामे डेयोर किसको मिला है? ये वाटर मर्मर्स को मिला है, चाइना की मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं जियान यिंग टेन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पार्क चैन वुक को साउथ कोरिया के डिसीजन टू लीव के लिए। बेस्ट एक्टर मिला है सॉन्ग कांग हो, ये भी साउथ कोरिया के हैं, ब्रोकर फिल्म के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ज़ार अमीर इब्राहिमी, ईरान की हैं, होली स्पाइडर के लिए। इंडिया को यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, इंडिया पहली कंट्री है कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड जिसको मिला हुआ है कांस फिल्म फेस्टिवल में। एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग अवार्ड मिला है रिसेंटली। ये स्कीम का आपको नाम याद रखना है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इस स्कीम के अंडर, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पहले नंबर पे राजकोट है, सेकंड नंबर पे कचार असम का, थर्ड नंबर पे सतारा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कौन से नंबर पे हैं ये भी आपको याद रखना है। बहराइच 10th, गाज़ियाबाद 16th रैंक, चंदौली 17th रैंक है। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022 मोबस नाम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को मिला है, उड़ीसा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन से स्टेट ने अभी अनाउंस किया है कि वो देंगे? वो है राजस्थान गवर्नमेंट। किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ 2021 ये जीता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी ने अपनी पीएम ई विद्या इनिशिएटिव के लिए। ये कौन देता है, कौन संस्था देती है? ये यूनेस्को देती है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। 01 बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड ये मिला है कश्मीर के आरजे उमर को, इनका पूरा नाम है उमर निसार, यूनिसेफ की तरफ से। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है, इसमें कतार फिर से पहले नंबर पे है, कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट है। इंडिया का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है इंडिया और साउथ एशिया में। अब कुछ पसंद न्यूज़ देख लेते हैं। श्रेयस जी हुसूर बन गए हैं इंडियन रेलवे के पहले ऑफिसर जिन्होंने कंप्लीट किया है आयरन मैन ट्रायथलॉन हैम्बर्ग जर्मनी में। रामकृष्ण मुक्कबिल्ली, इनको वाटर स्टीवर्डशिप के लिए रिकॉग्नाइज़ किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाइनियर की तरह यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा। उड़ीसा की श्रेया लेंका ये बन गई हैं इंडिया की पहली के पॉप आर्टिस्ट। 2 नए मेंबर्स जो ज्वाइन करेंगे साउथ कोरियन गर्ल का ग्रुप है ब्लैक स्वान को, उनमें से ये एक हैं। नए एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के बन चुके हैं अजय कुमार मिश्रा। रबाब फातिमा को अपॉइंट किया गया यूएन की अंडर सेक्रेटरी जनरल, ये बांग्लादेश की हैं। खुशी पटेल जो कि यूनाइटेड किंगडम की हैं, इन्होंने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। जस्टिस पीके मोहंती को एडिशनल चार्ज मिल गया लोकपाल चेयरपर्सन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि पीसी घोष जो अभी तक पहले चेयरपर्सन थे लोकपाल के 2019 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो अब रिटायर हो चुके हैं। लोकपाल है क्या ये आप जान लीजिए। एंटी करप्शन अथॉरिटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसको लॉ के द्वारा बनाया गया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा। और इसको हेड कौन करता है? एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स। एट प्रेजेंट इसमें 6 मेंबर्स हैं और इसका टर्म होता है 5 ईयर्स का, और 70 ईयर्स ऑफ एज अटेन करने तक ये एलिजिबिलिटी होती है। एक नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिसेंटली सरकार ने बनाई थी, जिसको बैड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके सीईओ और एमडी बन गए हैं नटराजन सुंदर। इस कंपनी में 15 इंडियन बैंक्स की शेयर होल्डिंग है और इसमें कैनरा बैंक स्पॉन्सर बैंक है। IDRCL नाम की भी एक कंपनी सरकार द्वारा गठित करी गई थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का शेयर है 51% और बाकी 49% स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जनरल मेजर बजराम बेगाज। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना और करेंसी है लेक। नया ड्रोन स्टार्टअप एक है इंडियन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बन गए। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म। SL थाउसेन अपॉइंट कर दिए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सोमालिया के नए PM बने हमजा अब्दी बर्रे, इसकी कैपिटल है मोगादिशु, इसकी करेंसी है शिलिंग, सोमाली शिलिंग। कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं गुस्तावो पेत्रो, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोता। तो याद रखें इनकी कैपिटल और करेंसी भी आप याद रखिए, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। करेंसी है इसकी कोलंबियन पीसो। स्लोवेनिया के नए PM बने हैं रॉबर्ट गुलोब, इसकी कैपिटल है जुबलाना और इसकी करेंसी है यूरो। नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN रुचिरा कंबोज बन गए हैं, ये रिप्लेस करेंगे TS तिरुमूर्ति को। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन बन गए नितिन गुप्ता। IB के नए चीफ हैं तपन कुमार डेका। नए जनरल मैनेजर बन गए ICC के वसीम खान, ये पाकिस्तान से हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने अपॉइंट किया है यश ढुल को, जो कि कैप्टन थे 2022 ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के। स्टेट आइकन इनको बना दिया गया है NCT ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए रिसेंटली, जिसमें अब तो द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं और वो हमारी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। मैं बताऊंगा आपको जुलाई के करंट अफेयर्स में, पर ये कैंडिडेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी और ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। ये हैं बिलोंग करती हैं उड़ीसा में मयूरभंज से। ऑपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, ये TMC पार्टी को बिलोंग करते हैं। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने वाले हैं अभी 5 अगस्त को। उसमें बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ खड़े हुए हैं, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हुए हैं और राजस्थान से हैं। और ऑपोजिशन की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे और IISc बैंगलोर द्वारा। ये जो सीरीज़ का नाम है, जो सुपर कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के, उसका नाम है परम। इट इज़ शॉर्ट फॉर पैरेलल मशीन। इस परम सीरीज़ में रिसेंटली कुछ एडवांसमेंट्स हुए हैं, वो देख लेते हैं। परम सिद्धि AI ये लॉन्च हुआ है। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अब इंडिया का इस वक्त, और वर्ल्ड में इसकी रैंक है 102। परम अनंत ये रिसेंटली कमीशन हुआ है IIT गांधीनगर में गुजरात। और परम पोरुल ये NIT तिरुचिरापल्ली द्वारा बनाया गया है। दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स जान लीजिए। इसमें है पहले नंबर पे फ्रंटियर USA का, इस वक्त इसकी स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स। तो ये मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट सुपर कंप्यूटर भी है। सेकेंड नंबर पे आता है जापान का फुगाकू। थर्ड नंबर पे फिनलैंड का लूमी। फोर्थ नंबर पे USA का समिट और फिफ्थ पे सियरा USA का ही। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन यानी गगनयान और ह्यूमन ओशन मिशन, ये दोनों ही 2023 में लॉन्च होंगे। डीप ओशन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। नेक्स्ट आते हैं 30x30 इनिशिएटिव। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट्स का। इसमें 30% अर्थ का लैंड और ओशन एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा 2030 तक। नूरी नाम का होम ग्रोन रॉकेट किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया ने। इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थली उत्तराखंड में एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है, इसने लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक गाया मिशन है। इस गाया मिशन ने स्टारक्वेक्स नाम के एक फिनोमेना को रिवील किया है। नासा के कुछ मिशंस देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में है। कैपस्टोन नाम का एक मिशन है जो कि मून से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है सिसल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है डा विंची, का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ये वीनस से रिलेटेड है। ये 2029 तक लॉन्च होगा। नासा का एक एंड्योरेंस मिशन है, तो वाई इज़ देयर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का कारण ढूंढने के लिए इसको लॉन्च किया गया है एंड्योरेंस मिशन। इन सब के रीज़न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इनका कौन सा प्लैनेट है जिस प्लैनेट के लिए इनको लॉन्च किया गया है। चाइना के कुछ मिशन न्यूज़ में है। चाइना कुछ मॉड्यूल्स लॉन्च कर रहा है अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए। ये पहली कंट्री होगी चाइना जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में। उसका स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। चाइना ने रिलीज़ किया है दुनिया का मोस्ट डिटेल्ड टू डेट मैप ऑफ मून, और पहला फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है फुजियान नाम का चाइना ने। होमो एससीपी क्या है? होमो एससीपी एक रोबोट है जो कि IIT मद्रास ने बनाया है। ये किस लिए है? ये एलिमिनेट करने के लिए है मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में। डिफेंस की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सरसाइज संप्रीति X 2022 इंडिया बांग्लादेश के मिलिट्री के बीच हुई है। बाल्टॉप्स यानी बाल्टिक ऑपरेशंस, ये नाटो अलाइज कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने किया है बाल्टिक सी में। नेवल एक्सरसाइज हैं ये। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट ये कहाँ हुई है? ये मंगोलिया में हुई है। ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडो कॉर्पैट 38 कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल
इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच हुई है। बीआरओ कैफ़े, ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करी गई है 75 लोकेशंस पे 12 बॉर्डरिंग स्टेट्स में बीआरओ ने। अग्नि 4 मिसाइल, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज अराउंड 4000 किलोमीटर है। इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। ऑपरेशन संकल्प, ये कंडक्ट कराया गया है स्ट्रेट ऑफ हरमूज से सेफ पैसेज ऑफ इंडियन वेसल्स को इंश्योर करने के लिए। इसमें आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। स्ट्रेट ऑफ हरमूज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में लाई करता है और इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। रिसेंटली एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है विमेन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार। उसमें शनन ढाका ने पहली रैंक सिक्योर करी है विमेंस में और ओवरऑल 10th रैंक सिक्योर करी है, ये हरियाणा से हैं। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कंडक्ट कराया गया है जून में हरियाणा में। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ लेता है। इसमें कुछ 5 इंडिजिनस स्पोर्ट्स का डेब्यू हुआ है, जो हैं मलखम्ब, गटका, पलरीपट्टू, थांगता और योगासन। इसके विनर्स हैं हरियाणा और फिर महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा गोल्ड्स हैं 52 गोल्ड्स, महाराष्ट्र के 45 गोल्ड्स और कर्नाटक के 22 गोल्ड्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के मैस्कॉट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। जया द ब्लैक बक और विजय द टाइगर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2022 इशू करी गई है रिसेंटली। इसमें मेंस हॉकी टीम, इंडिया की मेंस हॉकी टीम 4th पोजीशन पे है और इंडिया की विमेंस हॉकी टीम 6th पोजीशन पे। इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन, कैनो आप कह सकते हैं एक तरह का स्पोर्ट है, जैसे कायाकिंग टाइप का होता है जिसमें बोट और एक रोवर होता है, इंसान होता है, उस रेस होती है इस तरह की एक। उसमें प्राची यादव पहली इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है इसके वर्ल्ड कप में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है और ये ग्वालियर से हैं। गुजरात टाइटंस ने रिसेंटली टाटा आईपीएल 2022 जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स को हरा के। कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस थे हार्दिक पांड्या। ऑरेंज कैप जो कि बैटिंग में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने के लिए मिलती है, तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए जॉस बटलर ने, जो कि इंग्लैंड के हैं और इनकी टीम थी राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने 863 रन्स बनाए। और पर्पल कैप बॉलिंग में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने के लिए मिलती है, ये लिए युजवेंद्र चहल ने, ये हैं इंडिया के और राजस्थान रॉयल्स की टीम से ही थे, इन्होंने 27 विकेट्स लिए। रोलैंड गैरोस, जिसको फ्रेंच ओपन भी बोलते हैं, इसके विनर्स का नाम याद रखिए आप लोग। मेंस सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं, नॉर्वे के कैस्पर रड को हरा के। ये राफेल नडाल का 22nd ग्रैंड स्लैम था और 14वां फ्रेंच ओपन टाइटल था। वेमेन सिंगल्स में ईगा स्वियातेक ने जीता है, ये पोलैंड की हैं, यूएसए की कोको गॉफ को हरा के। राफेल नडाल हिस्ट्री में फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीत लिए हैं मेन सिंगल्स में। इनके बाद रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविक का नाम आता है, ये इन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन रही मिताली राज, इन्होंने सारे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है। ये जोधपुर राजस्थान की हैं और इनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है, उसका नाम याद रखिए आप लोग, शाबाश मिट्ठू। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था ओडीआई में आयरलैंड के अगेंस्ट 1999 में। 2003 में इनको अर्जुना अवार्ड मिल चुका है और 2021 में इनको मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में इंडिया के पहले वेट लिफ्टर बन गए हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले गुरु नायडू सनपति। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीत लिया है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में, जो कि फ्रांस में हुआ है। कुछ इवेंट्स हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनकी होस्ट कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, कभी भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्रीज़ 2018 में रशिया थी, 2022 में कतर है, अभी नवंबर में होने वाला है, और 2026 में अनाउंस हो गया है यूएसए, मेक्सिको और कनाडा मिल के से कंडक्ट करवाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इस वक्त 2022 में ये बर्मिंघम यूके में हो रहा है और 26 में ये फिर से ऑस्ट्रेलिया में होगा। पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 650 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो हैं जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के। रणजी ट्रॉफी 2022 के विनर रही मध्य प्रदेश और इन्होंने मुंबई को हरा के अपना पहला एवर रणजी टाइटल जीता है।
योनेक्स स्विस ओपन बैडमिंटन कंपटीशन 2022 हुआ है, जिसमें मेन सिंगल में विनर हैं जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के। मेन सिंगल्स रनर अप रहे एच.एस. प्रणय इंडिया के। विमेन सिंगल्स में विनर रही पी.वी. सिंधु इंडिया की। विमेन सिंगल रनर अप रही हैं बुसानन ओंगबाम रंगफन, ये थाईलैंड की हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। अब कुछ ओबिचरी देख लेते हैं। पंडित भजन सोपोरी, ये संतूर वादक रहे हैं। पहले तो इसमें पर्सनालिटी याद रखिए, और पर्सनालिटी किस फील्ड से रिलेटेड था ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो पंडित भजन सोपोरी जो कि संतूर वादक थे, वो सूफियाना घराना के थे और सोपोर कश्मीर से वो बिलोंग करते थे। इंडियन हॉकी प्लेयर थे वीरेंद्र सिंह, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। चोवलूर कृष्णन कुट्टी, ये नोटेड लिरिसिस्ट, ऑथर और जर्नलिस्ट थे, ये केरला से बिलोंग करते थे। भीम सिंह, ये चीफ प्रोफेसर थे नेशनल पैंथर्स पार्टी के और फाउंडर थे जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी के। अंजलई पोन्नुसामी, ये फ्रीडम फाइटर थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया था 21 साल की उम्र में। कुछ बुक्स देख लेते हैं। द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ये लिखी है विनीत कार्निक ने। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है ये। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एरा, ये क्या है? ये रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गई कुछ सिलेक्टेड स्पीचेस के कंपाइलेशन है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये लिखी है आर.एन. भास्कर ने। भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज, ये लिखी है राम बहादुर राय ने। अष्टांग योगा, ये लिखी है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। कई सारे जून मंथ में डेज एंड डेट्स हैं, इनको आप याद रखिए। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2022 ये मनाया जाता है मई 29 को, क्योंकि एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल के शेरपा थे, इन लोग ने 1953 में एवरेस्ट फतेह किया था पहली बार। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022 जून 1 को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 2022 जून 1 को मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे जून 3 को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 रिसेंटली मनाया गया 5 जून को। इसका कैंपेन स्लोगन था ओनली वन अर्थ और थीम था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की लोकेशन है, उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 मनाया गया जून 7 को, इसकी थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। वर्ल्ड ओशंस डे 2022 जून 8 को मनाया जाता है, इसकी थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 जून 8 को मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रेडिशन डे 2022 जून 9 को मनाया जाता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022, ये याद रखिए जून 12 को मनाया जाता है, इसका थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 ये मनाया गया जून 14 को। ग्लोबल विंड डे 2022 मनाया गया जून 15 को। वर्ल्ड सी टर्टल डे 2022 ये जून 16 को मनाया गया है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022, ये इंपॉर्टेंट है, जून 17 को मनाया गया है, थीम है इसका राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2022 मनाया गया जून 20 को, इसकी थीम है द राइट टू सीक सेफ्टी। वर्ल्ड म्यूज़िक डे 2022 21 जून को मनाया गया है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम और डेट और कब स्टार्ट हुआ है ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022, ये 8वां संस्करण था, इसको जून 21 को मनाया जाता है। इसको 2015 से स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी थीम है इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसके अंडर पीएम्स अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिया है। ये भिक्खू संगसेना बुद्धिस्ट मंक हैं लेह लद्दाख के, नेशनल इंडिविजुअल कैटेगरी में उनको मिला है। इंटरनेशनल इंडिविजुअल कैटेगरी में मार्कस विनीशियस रोजो रॉड्रिग्स जो कि ब्राज़ील के हैं, इनको मिला है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड की है, को मिला है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम को मिला है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2022 ये जून 21 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2022 ये जून 23 को।
यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस 2022 जून 23। वर्ल्ड ड्रग डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये जून 26 को मनाया जाता है। एमएसएमई डे, ये बहुत फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, ये जून 27 को मनाया जाता है। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022, ये 29 जून को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी पे प्रोफेसर पीसी महानलोबिस के, इनका नाम आपने सुना होगा, इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। इसका थीम था डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ACB 14400। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ये पोर्टल है फाइल करने के लिए करप्शन और रिलेटेड कंप्लेंट्स को। बीच विजिल ऐप, ये लॉन्च करी है गोवा के सीएम ने होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस के लिए। अब एनवायरनमेंट की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस कंडक्ट कराया गया है चिल्का लेक, ओडिशा में, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के अंडर। इसमें चिल्का लेक में 176 फिशिंग कैट्स पाई गई हैं। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से इंडिया ने डील करी है चीता लाने के लिए। ये कहाँ पे लाया जाएगा? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन है, करेंसी रैंड है। नामीबिया की कैपिटल है विंडोएक और करेंसी है नामीबियन डॉलर। नेक्स्ट है, सिक्किम ने डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें 15 उत्तर प्रदेश ने 15 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है फूड फॉरेस्ट इनिशिएटिव फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंडिया में बैन हो चुका है, आप सबको पता ही होगा। वो कौन सी डेट से बैन हुआ है? 1 जुलाई 2022 से। खुफजगुल लेक नेशनल पार्क, इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड कर लिया गया है। ये है मंगोलिया में, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ओला मरका एंड मुकाती भवानी, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिसेंटली नोटिफाई करी हैं महाराष्ट्र ने। सियरा डे कुलेब्रा माउंटेन रेंज, ये है स्पेन में, रिसेंटली न्यूज़ में है फॉरेस्ट फायर्स की वजह से। नेशनल कार्बन एमिशन मार्केट, ये लॉन्च करी है कनाडा ने। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली वोट किया है बैन करने के लिए सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2035। तो दोस्तों, ये था जून मंथ का करंट अफेयर्स। बहुत जल्द आपको जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं।